नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 27 नवंबर 1894 को अल्फ्रेड नोबेल ने स्वीडिश नावेर्जियम क्लब पेरिस में अपनी तीसरी और अंतिम वसीयत लिखी। इस वसीयत में उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ अपने नौकरों तक को कुछ ना कुछ दिया और बची हुई सारी संपत्ति को नोबेल पुरस्कार देने के लिए नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की। और उन्होंने बताया कि अपनी बची हुई संपत्ति से वर्ष भर के दौरान जो कमाई हो उससे मानवता की भलाई के लिए, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और वैश्विक शांति के लिए दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाए और उनको पुरस्कृत किया जाए, जिस पुरस्कार को हम नोबेल पुरस्कार कहते हैं। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार की नहीं, नोबेल पुरस्कार विजेताओं की चयन प्रक्रिया के बारे में आपको समझाएंगे, क्योंकि ये एक बड़ा पुरस्कार है और इस के लिए नोबेल पुरस्कार विजेताओं के चयन का प्रोसेस भी एक अलग तरीके से किया जाता है। दोस्तों, यदि आपको नोबेल पुरस्कार से जुड़ी समस्त जानकारी चाहिए तो आप मेरे पिछले वीडियो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अथवा मैं आपकी सहायता के लिए उस नोबेल पुरस्कार की संपूर्ण जानकारी वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में नोबेल पुरस्कार का जिक्र किया था और साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया था कि कौन सी संस्थाएं नोबेल पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए जिम्मेदार होंगी, जिसमें उन्होंने कुल 3 संस्थाओं को 4 क्षेत्रों भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार देने की जिम्मेदारी तथा नोबेल पुरस्कार विजेताओं के चयन की जिम्मेदारी दी थी। दोस्तों, कुल 3 संस्थाओं को 4 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के चयन की जिम्मेदारी दी गई है। इन संस्थाओं के सदस्य दुनिया भर के विद्वान लोग होते हैं, जिसमें सबसे पहली संस्था का नाम रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है। यह संस्था 2 क्षेत्रों फिजिक्स और रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन कार्य करती है। इसी क्रम में दूसरी संस्था का नाम नोबेल असेंबली, जो कि कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड में स्थित है, यह चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार विजेताओं के चयन का कार्य करती है। अब तीसरी संस्था द स्वीडिश अकेडमी है, यह लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन का कार्य करती है। नोबेल पुरस्कार देने वाली ये संस्थाएं नोबेल पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए प्रत्येक नोबेल पुरस्कार के लिए अलग अलग नोबेल समितियों की स्थापना करती हैं। इन नोबेल समितियों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो नोबेल पुरस्कार विजेताओं के पूरे प्रोसेस को क्रियान्वित करें। इन नोबेल समितियों के सदस्यों का चयन नोबेल संस्था के मेंबर में से ही किया जाता है और प्रत्येक मेंबर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। शांति के लिए दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के चयन की जिम्मेदारी अल्फ्रेड नोबेल ने नॉर्वेजियन पार्लियामेंट द्वारा गठित नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी को दी थी। इस कमेटी के द्वारा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेताओं के चयन पर हमेशा ही प्रश्न चिन्ह लगता रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के सदस्यों का चयन नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसलिए यह शांति के लिए दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार राजनीति से प्रेरित होता है, इसलिए ये निष्पक्ष रूप से नहीं दिया जाता है। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन ने अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1968 में शुरू किया था। इस पुरस्कार के विजेताओं की चयन की जिम्मेदारी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज को दी गई है। तो अब 4 संस्थाएं 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार देने का कार्य करती हैं और ये चारों संस्थाएं अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के लिए अलग अलग नोबेल समितियों की स्थापना करती हैं। अतः कुल मिलाकर 6 नोबेल समितियां बनाई जाती हैं। इन 4 नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्थाओं के द्वारा जो
नोबेल पुरस्कार विजेताओं की चयन प्रक्रिया के प्रोसेस को पूरा करती हैं। ये नोबेल समितियां नोबेल पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए सबसे पहले दुनिया भर के विद्वानों को नोबेल पुरस्कार देने योग्य व्यक्तियों के नाम के लिए सुझाव मांगने के लिए इनविटेशन भेजती हैं, जिसको नोबेल पुरस्कार का नॉमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता के नॉमिनेशन करने वाले व्यक्ति की कुछ योग्यताएं भी निर्धारित की गई हैं, जिनमें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन करने वाला व्यक्ति नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था का मेंबर हो, अथवा नोबेल समिति का मेंबर हो, अथवा जिस विषय में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है उस विषय का वो पूर्व का नोबेल पुरस्कार विजेता हो, अथवा जिस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है उस विषय से संबंधित प्रोफेसर जो कि स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे देशों की यूनिवर्सिटीज़ तथा इंस्टीट्यूट में कार्य कर रहे हों, अथवा पूरी दुनिया का नोबेल पुरस्कार विजेताओं के चयन में सहभागिता लाने के लिए दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में कार्य कर रहे विद्वान प्रोफेसरों को भी इस नॉमिनेशन प्रोसेस में शामिल किया जाता है। इसका निर्णय नोबेल पुरस्कार के लिए जो नोबेल पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए जो समितियां बनाई गई हैं उनके मेंबर निर्णय करते हैं, और नोबेल पुरस्कार विजेता के नॉमिनेशन के लिए कोई भी व्यक्ति अपना स्वयं का नॉमिनेशन नहीं कर सकता है। इसके बाद नोबेल समिति के पास दुनिया भर में जितने भी नॉमिनेशन आते हैं, मतलब जितने लोगों के नाम का सुझाव नोबेल पुरस्कार देने के लिए आता है, उन सब के द्वारा किए गए काम के महत्व की जानकारी के लिए संबंधित विषय के विद्वान लोगों के पास भेज दिया जाता है, और उन विद्वानों के द्वारा जो परीक्षण किया जाता है, जो टिप्पणी की जाती है, उसके आधार पर नोबेल समिति प्रत्येक नोबेल पुरस्कार के लिए एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार करती है। इस समीक्षा रिपोर्ट में नोबेल समिति नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था को कुछ नोबेल पुरस्कार देने योग्य व्यक्तियों के नाम का सुझाव भेजती है। अब नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था नोबेल कमेटी द्वारा चुने गए या सुझाव दिए गए इन लोगों में से जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं, मतलब कि जिनका सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा नॉमिनेशन किया गया होता है, उनका नाम उस वर्ष के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में घोषित कर देती है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने में लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा का समय लगता है। यह प्रक्रिया हर वर्ष सितंबर माह में शुरू होती है और अगले वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। दोस्तों, ये थी नोबेल पुरस्कार विजेताओं के चयन की पूरी प्रक्रिया की है। दोस्तों, यदि आपको मेरा कार्य पसंद आता है तो आप मेरे इस चैनल के एक मेंबर बनकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए मेरा दिल से आभार, और आपका कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।